आप सभी को एग्जाम नैनो चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग सीडीपी के टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपका टॉपिक से होगा इंटेलिजेंसी वाला टॉपिक से। आपकी स्क्रीन के सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, यह आपका जेटेट पेपर 1 में पूछा गया था 2011 में। तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये सारे आइडिया आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन से लग जाता है कि जेटेट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस सेशन में टोटल 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यू के साथ साथ फैक्ट्स जहां से क्वेश्चन बन सकता है, ये भी हम लोग ध्यान में रखकर चलेंगे आज के सेशन में। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू, जिसे हम लोग इंटेलिजेंसी क्वेटेंट के नाम से जानते हैं, आईक्यू जो है वो है आपका 105 है। तो उसे हम लोग किस कैटेगरी में वर्गीकृत करते हैं कि वो बालक श्रेष्ठ बुद्धि के है, कि सामान्य से अधिक बुद्धि है बालक के पास, कि वो एक सामान्य बुद्धि वाला बालक है, कि वो एक मंद बुद्धि वाला बालक है। तो यहाँ से आपको आइडिया लग रहा है कि इंटेलिजेंसी वाला टॉपिक से इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे आप लोग। उसके पहले हम एक चार्ट आप लोगों के सामने लाएंगे। ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, इस चार्ट में हम सारे चीजों को ऐड कर दिए हैं। जैसे कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किसी बालक का जो आईक्यू है वो किसके किसके बीच है, 100 से 125 के बीच में है, तो उसका बुद्धि किस प्रकार का है, या उस बालक का बुद्धि वर्ग क्या है, तो उस बालक का बुद्धि वर्ग क्या हो जाएगा, सुपीरियर कैटेगरी यानी कि श्रेष्ठ क्वालिटी में आपका आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी बालक का जो आईक्यू है वो 140 या उससे अधिक है, तो उस केस में वो बालक किस प्रकार का होगा, वो बालक या वो बच्चा किस कैटेगरी में काउंट होगा, जीनियस कैटेगरी में काउंट होगा। उसी प्रकार से अगर 125 से 140 के बीच है तो वो वेरी सुपीरियर कैटेगरी में आएगा। फिर 100 से 125 वाला सुपीरियर कैटेगरी में आएगा। 90 से 100 रहेगा तो वो एवरेज बच्चा के काउंट में आएगा। 80 से 90 रहेगा तो मंद बुद्धि क्या रहेगा आपका, मंद बुद्धि वाला कैटेगरी में रहेगा। 70 टू 80 रहेगा तो क्षीण बुद्धि हो गया। मूर्ख वाला कैटेगरी में आता है। 50 टू 70 आईक्यू अगर है। 25 से 50 रहेगा तो मूड कैटेगरी में आएगा, वो जड़ हो जाएगा 25 से कम। तो ये चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, और जो लोग एप्लीकेशन में है वो तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप रख लेंगे। इसको आप 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको दिमाग में फिट हो जाएगा कि किस कैटेगरी को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि बुद्धि लब्धि 105 है, तो जनरली हम लोग 105 को यानी 100 से अधिक है ये, तो सामान्य से अधिक बुद्धि कह सकते हैं। बट जेटेट का जो आंसर की है उसमें जो आंसर है वो सामान्य बुद्धि कैटेगरी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जेटेट के आंसर की के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, जेटेट के आंसर की के अकॉर्डिंग, या हम लोग कह सकते हैं सामान्य से अधिक बुद्धि। बट अभी के डेट में जो क्वेश्चन आपको सीटेट में देखने को मिला है आईक्यू वाला से, तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि आपको रेंज दिया जाता है। रेंज से आपको पूछ लिया जाता है कि कौन सा कैटेगरी आपका होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि, प्रतिभाशाली बालक की जो आईक्यू होती है वो कितना होता है। तो अभी अभी हम लोग देखें कि प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धि होती है वो 140 या उससे अधिक होती है। तो 20 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बी होगा। यहाँ आंसर आपको दिख रहा है ऊपर, वो डी पहले वाला का है। पहले वाला का आंसर इसलिए हम शो कर दिए क्योंकि वो न्यूमेरिकल है। तो कभी कभी एग्जाम में क्या पूछ लिया जाता है आपसे, न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाएगा आपसे, न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। आईक्यू से आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 16 वर्ष आयु का बच्चा जो है बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको इससे पहले के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए, फिर उस क्वेश्चन में हम लोग मूव करेंगे, और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर मूव कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आईक्यू के लिए एक फॉर्मूला का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, एक फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला कि आईक्यू इंटेलिजेंसी क्यूटेंट इक्वल टू होता है आपका मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज कालानुक्रमिक आयु इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। अब पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कि ये फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और इस बार के जेटेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि ये फॉर्मूला किसने दिया था, ये फॉर्मूला क्या है। कभी कभी तो पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि फॉर्मूला कौन सा है। तो फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और इसके बाद वाला क्वेश्चन। तो ये जो फॉर्मूला दिया था, ये फॉर्मूला दिया गया था आपका विलियम स्टर्न और टर्मन दोनों के ही द्वारा। तो आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी जो है आपका आंसर होगा। बट अगर हम लोग बात करें
कि बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला है, आईक्यू का फॉर्मूला सबसे पहले किसने दिया था? तो सबसे पहले आपका दिया था, किसने दिया था ये फॉर्मूला? टर्मन ने दिया था। किसने दिया था? टर्मन। बट बाद में उस फॉर्मूला को चेंज किया था थोड़ा सा, कौन? विलियम स्टर्न। इसलिए इसका आंसर दोनों ही को हम लोग मानकर चलते हैं, विलियम स्टर्न और टर्मन के द्वारा यह फॉर्मूला दिया गया। फॉर्मूला क्या है? आईक्यू इक्वल टू मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इससे संबंधित न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करना है। बहुत ही आसान सा है, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल आता है, खाली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उससे पहले अगर आप झारखंड की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम नोनो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से नोट्स, टेस्ट सीरीज और कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। ये सारे बैचेज करंटली रन हो रही है एप्लीकेशन में। और आपका नोट्स का क्वालिटी अगर देखना है तो इस प्रकार के नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है, रिटन नोट्स और प्रिंटेड, दोनों टाइप के नोट्स आपको देखने को मिलेगा, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर एंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो इस टाइप से आपका सीडीपी के नोट्स यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे कि सीडीपी के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी से, कि थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी जो है बुद्धिमत्ता का सिद्धांत है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। जैसे पूछ लिया जाएगा आपसे कि मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो गार्डनर के द्वारा दिया गया। तो टोटल 8 इंटेलिजेंसी थ्योरी को हम क्या किए, एक ही जगह आप लोगों के लिए रख दिए है, सो दैट आप अलग अलग सोर्सेस की ओर ना मूव करें, बार बार एक ही जगह आप बार बार उसको याद कर सके। सिंगल फैक्टर थ्योरी विनेट के द्वारा दिया गया, टू फैक्टर थ्योरी आपका स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। और ये क्लास यूट्यूब में भी हम कराए थे, आई थिंक इंटेलिजेंसी वाला क्लास, हर एक चीज को एक एक करके हम डिस्कस किए थे। तो इस टाइप के नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा एप्लीकेशन में, और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा कि 16 ईयर्स की आयु का बच्चा है, तो बच्चा का जो आयु है वो कितना? 16 ईयर्स। तो ये 16 ईयर्स जो आयु है इसे हम लोग कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। तो क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो कितना है आपका? 16 है। और बुद्धि लब्धि परीक्षण में कितना अंक प्राप्त हुआ उसको? 75, यानी कि उसका आईक्यू कितना है? आईक्यू उसका है 75। और आपसे पूछा क्या जा रहा, तो उसकी मेंटल एज आपसे पूछा जा रहा है। आईक्यू आपको फाइंड हो गया, 75 दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि उसका मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु कितना है। तो अभी अभी हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल किए कि आईक्यू बराबर क्या होता है? आईक्यू बराबर होता है आपका मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। क्या होता है? मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो मेंटल एज यहाँ पर कितना है आपका, वो तो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला को पुट कर देंगे सारे चीज। आईक्यू आपका है 75, तो 75 पुट कर देंगे आप। मेंटल एज हम लोगों को फाइंड करना है, क्रोनोलॉजिकल एज आपका 16 दिया हुआ है, इंटू 100। क्या है? इंटू 100। यहाँ से अगर आप कुछ काट सकते हैं तो काट लेंगे हम लोग पहले ही। तो 4 4 जा 16 होता है, और 25 4 जा 100 होता है, तो यहाँ 25 हो जाएगा आपका। अब आप क्या करेंगे, ये सारे चीजों को हम लोग नेक्स्ट साइड की ओर ले जाएंगे। तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि मेंटल एज बराबर क्या हो जाएगा आपका? 75, ठीक है, इसका एम ए इंटू 25, 75 इंटू 4, और एम ए इंटू 25, 75 इंटू 4 बाई, यहाँ पर इधर आ जाएगा आपका 25। कैसा आया कि ये 75 इंटू 4 आएगा, 4 को उधर ले जाइएगा, फिर 25 नीचे आएगा तो वो आपका डिवीजन में आ जाएगा। यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे तो 25 3 जा 75 होता। तो मेंटल एज कितना आ जाएगा आपका? मेंटल एज आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा आपका? मेंटल एज आ जाएगा 12 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार का न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में पूछा जाता है। कितना आसान है, आप एक बार में कर दिए। तो इसी प्रकार से जब आप कॉन्सेप्ट को समझ करके कोई चीज, कोई एमसीक्यू को हल करते हैं आप, तो चीजें आसान हो जाता है आपके लिए। बट अगर आपके पास कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है और आप एमसीक्यू सॉल्व करने जाएंगे तो वहां पर आपको चीजें प्रॉब्लम होने लगेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये चीजें आपको समझने में दिक्कत आएगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर मूव करेंगे। इससे पहले आई थिंक ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको भी हम लोग एक बार सॉल्व कर देते हैं। नहीं, 1 से हम सॉल्व करते हैं, फिर आपका एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग मूव करते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा, बेसिक से एडवांस की ओर। पहले जो क्वेश्चन कराई वो आपके इंटरेस्ट जनरेशन के लिए कराई, कि आपकी इंटरेस्ट रहे। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिला। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन हमेशा सेशन के एंड में रहता है, यानी बोला जाता है ना कि जो सबसे अंत तक टिकने वाले ही जो है गेम में जीतते हैं। क्यों? क्योंकि अंत में हम लोगों को अच्छा अच्छा क्वालिटी के क्वेश्चन देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे सेशन हम कंडक्ट कराए हैं जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि शुरुआत में जो क्वेश्चन का लेवल रहता है वो इजी रहता है। फिर बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सारे क्वेश्चन ही इजी है, सेशन में दम नहीं है। बट अगर हम लोग लास्ट तक रहेंगे आप, तो आपको देखने को मिलेगा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए लास्ट से हम शुरुआत करते हैं, फिर बीच में हम लोग कहाँ मूव कर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर मूव कर जाते हैं। तो इस टाइप से चीजों को हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या पूछा जा रहा है
कि निम्न में से कौन सा कथन जो है बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। तो जब भी आप सीडीपी के क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ क्या पूछा है, सत्य नहीं है। और जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में हम लोग क्या करते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, सत्य है पढ़ लेते हैं। तो पहला यहाँ पूछा जा रहा है, पहला स्टेटमेंट है कि यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। तो हाँ, बुद्धि क्या है, एक व्यक्ति का क्या है, एक मेंटल कैपेबिलिटी है, मानसिक क्षमता है। बुद्धि है तो ही आप क्या कर सकते हैं, कोई मेंटल क्रिया कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि यह सामंजस्य और अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है। अगर आपके पास बुद्धि है, बुद्धि होगा तो ही आप डिफरेंट डिफरेंट वातावरण में भी अपने आप को टिका सकते हैं। और अगर आपके पास बुद्धि कम होगा तो आप थोड़ा सा ही आपके इन्वायरमेंट चेंज होगा, आपके अंदर तुरंत झल्लाहट उत्पन्न हो जाएगी। जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई बच्चा है, वो क्या कर रहा है, वो मोबाइल देख रहा है, मोबाइल में गाना सुन रहा है या कोई चीज कर रहा है। तुरंत अगर उससे मोबाइल कोई छीन लेगा तो क्या करेगा। बहुत सारे टाइप के बच्चे, कुछ बच्चे सोचेंगे हाँ ठीक है, बहुत देर से देख रहे थे तो मोबाइल छीन लिया। कोई बच्चा तुरंत झल्लाहट हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तुरंत सोचने लगेंगे। तो तुरंत वातावरण के साथ अनुकूलन करने की जो प्रक्रिया है वो ज्यादा बुद्धि वाला व्यक्ति में ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है आपका कि यह व्यवहार की गुणवत्ता से आकी जाती है, कि किस प्रकार के व्यवहार का क्वालिटी है, ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटेलिजेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी ट्रू है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है कि यह बुद्धि अस्थायी तथा परिवर्तनशील होती है। यहाँ पर स्टेटमेंट गलत है, कि यहाँ पर यह होगा कि यह बुद्धि जो है स्थायी होता है और क्या होता है आपका अपरिवर्तनशील होता है। यहाँ पर थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइपिंग मिस्टेक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या बोला जा रहा है कि बुद्धि स्थायी है। बुद्धि स्थायी नहीं होता, बुद्धि अस्थायी होता है। और बुद्धि हमेशा परिवर्तनशील होता है, चेंज होते रहता है। क्या जितना चीजें आप क्लास 5 में जानते हैं आज उतना ही चीजें जानते हैं कि उससे ज्यादा जानते हैं, ज्यादा जानते होंगे आप। क्या हुआ, आपका बुद्धि में चेंज हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जो कि स्टेटमेंट बुद्धि के बारे में क्या आपका सही नहीं है। तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे इंटेलिजेंसी के बारे में। तो इंटेलिजेंसी क्या है, एक पावर है, एक कैपेबिलिटी है, जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी परिस्थिति, नवीन परिस्थिति में खुद को क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं, अनुकूलित कर सकते हैं और समस्याओं को हल कर सकते हैं और कुछ भी नया हम लोग सीख सकते हैं। जिसके पास जितना ज्यादा बुद्धि होगा वो उतना नया चीजें सीखेंगे, वो उतना बेहतर हर एक वातावरण में अपने आप को सेट कर सकते हैं। बहुत कोई को क्या देखते हैं कि जैसे ही कोई जॉब, बहुत कोई हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे ही स्कूल लाइफ से, कॉलेज लाइफ से बाहर जाते हैं तो तुरंत वो काम वाले वर्क फेज में चला जाता है। तो वहां पर क्या होता है कि उसको दिक्कतें होने लगती है। क्यों, क्योंकि वहां परिस्थिति में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और जिसका जितना ज्यादा बुद्धि होगा वो उतना ज्यादा उस परिस्थिति के साथ क्या कर लेगा, अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। सेकंड जो है इंटेलिजेंसी के बारे में कि ये एक स्वाभाविक क्या है, मानसिक योग्यता है। और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सीखने की भी क्षमता है। और बुद्धि किस प्रकार का होता है, बुद्धि आपका अमूर्त होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। वो अब अमूर्त, यांत्रिक और सामाजिक होता है। ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा कि बुद्धि हमेशा क्या होती है आपका, अमूर्त, यांत्रिक और सामाजिक होता है। उसके साथ साथ वेस्लर एक साइकोलॉजिस्ट थे जिसने क्या किया, बुद्धि में दो आपका योग्यताओं को सम्मिलित किया। क्या क्या, पहला कि उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की योग्यता। अगर आपके पास बुद्धि होगा तो आप कोई उद्देश्यपूर्ण काम कर सकते हैं। साथ ही साथ इंटेलिजेंसी क्या करता है, तर्कपूर्ण चिंतन यानी रीजनिंग बेस्ड थिंकिंग पावर डेवलप करने में हेल्प करता है। तो ये दिया गया किसके द्वारा, वेस्लर के द्वारा। और एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो दो योग्यता है ये किसके द्वारा दिया गया, किसने प्रतिपादित किया। तो ये प्रतिपादित किया गया वेस्लर के द्वारा। और जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कथन, ये कथन किसके द्वारा दिया गया, इसके प्रतिपादक कौन है, स्टेटमेंट। जैसा कि एक स्टेटमेंट है जीन पियाजे का कि बुद्धि अपने आसपास की समायोजन योग्यता है, यानी कि आप अपने आसपास अपने आप को जो एडजस्ट कर ले रहे हैं, यही है इंटेलिजेंसी। ये किसके द्वारा बताया गया, जीन पियाजे के द्वारा बताया गया। और आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि बुद्धि अपने आसपास की समायोजन योग्यता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया, ये स्टेटमेंट किसने दिया, ये कथन किसका है, किसने दिया, किसने दिया, किसने प्रतिपादित किया। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप वहां पर तुरंत आंसर कर सकते हैं, जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। उसी टाइप से जो अल्फ्रेड विने है उनके अनुसार क्या बताया गया कि किसी समस्या को समझना, उनके विषय में तर्क करना तथा किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना बुद्धि की क्या है, आवश्यक क्रियाएं है। यानी बुद्धि क्या करता है, जैसे आपके पास कोई प्रॉब्लम आया तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को समझते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। जैसे फिलहाल जेटेट वालों के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है,
सिलेबस। क्या प्रॉब्लम है? सिलेबस। सिलेबस का कोई ठिकान नहीं है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, कोई अपडेट नहीं है, तो वो क्या आपका समस्या है। अब उस विषय पर क्या करेंगे आप? अपना आपका दिमाग तर्क करेगा कि अभी करना क्या चाहिए, कि एकदम पढ़ाई लिखाई छोड़ देना चाहिए या वो टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं जो मैक्सिमम चांस है कि नया सिलेबस में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या तर्क करेंगे आप, फिर आप एक निश्चित निर्णय पर पहुंचेंगे। तो ये सारे जो क्रिया किया किसने किया, ये सारे क्रिया आपका बुद्धि के द्वारा किया गया। अब स्पीयरमैन स्पीयरमैन ने क्या बताया कि व्यक्ति की सामान्य योग्यता का नाम ही बुद्धि है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट याद रखिएगा आप, किसने दिया और स्टेटमेंट क्या दिया, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कुछ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी है और उसके प्रतिपादक के नाम है। ये आपको इसलिए पहले बता दे रहे क्योंकि इसी से बेस्ट आज का पूरा सेशन होने वाला है। तो एक बार अगर आप देख लेंगे तो क्वेश्चन बनाने में आपको और मजा आएगा। तो जैसे एक बहुत ही फेमस थ्योरी है टू फैक्टर थ्योरी, और टू फैक्टर थ्योरी के बारे में हम लोग डिटेल्स में जब कॉन्सेप्ट वाला क्लास आपका कराए थे तो वहाँ डिस्कस किए थे। जैसे यहाँ पर देखिए मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में डिस्कशन है थॉर्नडाइक का, और यहाँ पर आपका टू फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन का टू फैक्टर थ्योरी। तो टू फैक्टर थ्योरी में क्या आपका जी फैक्टर है और एस फैक्टर है। जी फैक्टर क्या होता है? जी फैक्टर आपका यूनिवर्सल इनबॉर्न क्वालिटी होती है, जन्मजात होती है। और एस फैक्टर जिसे हम लोग स्पेसिफिक एबिलिटीज के नाम से जानते हैं, ये हम लोग क्या सकते हैं, सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। और इसे हम लोग कहाँ से एक्यूएट करते हैं? इन्वायरमेंट से एक्यूएट करते हैं। तो टू फैक्टर थ्योरी में दो फैक्टर होता है, एक एस फैक्टर होता है और एक आपका जी फैक्टर होता है। तो क्लियर हुआ आपको चीजें। उसी टाइप से थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। आप यहाँ पर आ जाएंगे तो डिटेल्स में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी ये दिया गया आपका थॉर्नडाइक के द्वारा, मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी। डिटेल्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उस सेशन को आप देख लीजिएगा। उसके बाद ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्स्टन के द्वारा दिया गया। सैंपलिंग थ्योरी ये थॉमसन के द्वारा दिया गया। तो चलिए हम लोग अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है, सेशन में अगर नया है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ साथ चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार इंटेलिजेंसी क्या है। तो अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि बुद्धि क्या है। पहला ऑप्शन को आप एलिमिनेट करना सीखेंगे सीडीपी में तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। जैसे कि पहले ही बोला जा रहा है कि केवल दूसरों को नकल करने की क्षमता इंटेलिजेंसी है, जो कि सरासर गलत है। इंटेलिजेंसी में हम लोग नया नया चीजों को सीखते हैं और इन्वेंट करते हैं। एक विशिष्ट एकाकी क्षमता नहीं है। क्षमताओं का क्या है? एक समूह है। तो इंटेलिजेंसी क्या है, बुद्धि क्या है, बुद्धिमत्ता क्या है? क्षमताओं का एक समूह है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए आ ही गया आपका, ये कथन किसका है? कथन क्या है कि बुद्धि व्यक्ति की वो समग्र क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सविवेक चिंतन करने, सौदेश से व्यवहार करने तथा अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ होता है। तो ये कथन किसका है? पूरा का पूरा स्टेटमेंट किस चीज के बारे में है? बुद्धि के बारे में है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका दिया गया किसके द्वारा? वेस्लर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? वेस्लर के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा, फिर से यहाँ स्टेटमेंट दिया गया 4 और आपसे पूछा जा रहा है सही। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, सही है पूछा जा रहा है आपसे। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, पहला आपका है बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षण के द्वारा ही मापा जा सकता है। ऐसा नहीं है, बुद्धि को मापने के डिफरेंट आयाम है। जरूरी नहीं कि आईक्यू मेथड से ही हम लोग बुद्धि को माप सकते हैं। तो स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं होती है। पूरा का पूरा फॉल्स स्टेटमेंट है। इंटेलिजेंसी के साथ आनुवंशिकता जेनेटिक का भूमिका है। 100% नहीं है बट कुछ हद तक है, जो हम लोग एस फैक्टर, जी फैक्टर और एस फैक्टर में देख रहे थे। जी फैक्टर क्या था आपका? जेनेटिक फैक्टर, यानी कि जन्मजात प्रवृत्तियां कुछ होती है जो बुद्धि को क्या करती है? अफेक्ट करती है, बट नॉट टोटली। तो ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। सी क्या है? सी क्या है आपका? कि एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। जैसे बहुत कोई को हम लोग देखते हैं, जैसे कि आपका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग सचिन तेंदुलकर का। तो सचिन तेंदुलकर, बहुत कोई ऐसे है जो क्लास 12 पास है। क्या है? क्लास 12 पास है, बट दुनिया में अपना नाम जो है क्रिकेट के फील्ड में अपने आप को क्रिकेट के फील्ड में अपने आप को इतिहास रचा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सचिन तेंदुलकर को हम लोग क्रिकेट का भगवान मानते हैं, बट उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की है? 12 तक का ही पढ़ाई की है। तो जरूरी नहीं कि कोई एक फील्ड में अगर कोई इंटेलिजेंट है तो वो बाकी और फील्ड में भी इंटेलिजेंट होंगे।
तो ये सुनिश्चित नहीं है। जैसे यहाँ पर आप ऐसा समझे कि 12 बहुत कोई है जो 12 में या अपने एकेडमिक में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, बट लेटर स्टेज में, लाइफ का लेटर स्टेज में ये लोग काफ़ी अच्छे परफॉर्म किए। तो वहाँ पर तो ये नहीं तय हुआ कि पहले एकेडमिक खराब था तो बाद का लाइफ खराब हुआ, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये बच गया है कि यही आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। क्या है कि बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। यानी कि कोई अगर ये सोचते हैं कि जो बच्चा विद्यालय स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा है, वही इंटेलिजेंसी है, तो गलत है। इंटेलिजेंसी का मल्टी डायमेंशन होता है, एक डायमेंशन नहीं होता। अगर हम लोग बात करें कि बुद्धि कितने डायमेंशन का होता है, तो नॉट, इट इज नॉट ए वन डायमेंशनल प्रॉपर्टी, ये आपका मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी है। कौन? इंटेलिजेंसी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अभी तक आप इसका आंसर जरूर दे देंगे कि बुद्धि क्या है। तो एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता है, सही बात है। अंगीकार करने की क्षमता, डिफरेंट इन्वायरमेंट को हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, वो सीखने की क्षमता। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ये सभी क्या है, आपका बुद्धि है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बुद्धि अपने आसपास की समायोजन योग्यता है, ये स्टेटमेंट किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बुद्धि अपने आसपास की एडोप्टेशन की कैपेबिलिटी है, ये कथन किनका है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये कथन आपका दिया गया जीन पियाजे के द्वारा, जो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट वाला में डिस्कस भी किए। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ कि स्टेटमेंट किनका है, जीन पियाजे के द्वारा ये स्टेटमेंट आपका दिया गया। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा कि यह सिद्धांत किसने दिया। तो सिद्धांत क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। क्या होती है? निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपने समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। तो ये सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? ये सिद्धांत आपका थॉमसन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? थॉमसन के द्वारा ये सिद्धांत आपका दिया गया। तो यहाँ पर आपको चीजें क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि थ्रोन्डाइक द्वारा बुद्धि की 3 श्रेणियां कौन कौन सा है। तो थ्रोन्डाइक द्वारा बुद्धि का जो 3 श्रेणी है वो क्या क्या है? एक तो है आपका अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि है। दूसरा है आपका सामाजिक बुद्धि, और तीसरा है आपका मूर्त बुद्धि। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अमूर्त बुद्धि क्या होती है? जो आपका मैथमेटिकल सिंबल और जो वर्ड बेस्ड होता है, शाब्दिक होता है, उसे हम लोग अमूर्त बुद्धि की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, जैसे अमूर्त बुद्धि के एग्जाम्पल में लिखना पढ़ना, ये सर आपका अमूर्त बुद्धि के एग्जाम्पल में आएगा। सामाजिक बुद्धि में आपका क्या होती है? व्यक्ति जो डेली लाइफ पर लोगों के साथ इंटरवेन करते हैं, लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, वो आपका सामाजिक बुद्धि की कैटेगरी में आ जाएगा। मूर्त बुद्धि क्या आ जाएगा? किसी भी वस्तु को समझने और उसका प्रयोग करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो आपका मूर्त बुद्धि में आ जाएगा। तो अमूर्त, सामाजिक और मूर्त बुद्धि, तीनों में आपको अंतर यहाँ पर क्लियर हुआ। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि बुद्धि समावेश करती है किस चीज को? अपसारी चिंतन को, अभिसारी चिंतन को, समालोचित चिंतन को, या विचारशील चिंतन को? तो जब किसी के पास बुद्धि होता है तो वो क्या करता है, जैसे ये एक सिंगल प्रॉब्लम है, क्या है ये? आपका एक प्रॉब्लम है। आप किसी के, जिसके पास बुद्धि नहीं होगा, वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या कितने सोच सकता है? जिसके पास कम बुद्धि होगा वो तो सोच ही नहीं पाएगा, एकदम कम बुद्धि वाला। थोड़ा बुद्धि होगा तो वो क्या करेगा, एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन सोचेगा। बट जिसके पास बुद्धि अच्छा खासा हो, वो एक प्रॉब्लम का मल्टीपल सॉल्यूशन सोचेंगे। क्या सोचेंगे? मल्टीपल सॉल्यूशन। क्या सोचेंगे? आपका मल्टीपल सॉल्यूशन। क्या सोचेंगे? आपका मल्टीपल सॉल्यूशन, मल्टीपल सॉल्यूशन। तो बुद्धि अपसारी चिंतन को क्या करती है? समावेश करती है। यानी सिंगल प्रॉब्लम का मल्टीपल सॉल्यूशन सोचना, ये किसका काम है? इंटेलिजेंसी का काम है, बुद्धि का काम है। अलग अलग डायरेक्शन से वो इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो वो आपका कैसे होगा? बुद्धि के थ्रू होगा। तो बुद्धि अपसारी चिंतन का क्या करती है? समावेश करती है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका फिर स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है, किसके बारे में? बुद्धि के बारे में। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको काफी कुछ क्लियर होगा। तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि बुद्धि क्या है? एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है, जो कि गलत है। पहले बताए कि बुद्धि, इंटेलिजेंसी मल्टी डायमेंशनल होती है। बी आप देखेंगे तो बुद्धि क्या है? बहुआयामी है और जटिल योग्यताओं का एक समूह है, जो कि एकदम सही स्टेटमेंट है। इंटेलिजेंसी क्या है? मल्टी डायमेंशनल है। क्या इंटेलिजेंसी? मल्टी डायमेंशनल। और मल्टी डायमेंशनल वाला जो थ्योरी है, ये आपका किसके द्वारा दिया गया? हार्वर्ड गार्डनर। किसके द्वारा दिया गया? आपका हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है
कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी का प्रतिपादन किसने किया है? तो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, इमोशनल इंटेलिजेंसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि भावनात्मक बुद्धि के कितने आयाम होती है? तो भावनात्मक बुद्धि यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या है आपका? इमोशनल इंटेलिजेंसी, इंग्लिश में इसे हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंसी कहते हैं। सीडीपी में आप दोनों चीजों को लेके चलेंगे, हिंदी इंग्लिश, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंसी में कितने डायमेंशन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला डायमेंशनल क्या होता है कि खुद को जानना, स्वयं के भाव को जानना, ये पहला डायमेंशन। सेकंड डायमेंशन होता है कि अपना जो भाव है उसको कंट्रोल करना, क्या करना? अपने भाव को कंट्रोल करना, तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। या थर्ड दिया है कि दूसरे के भावों की पहचान करना, तो ये भी आपका इमोशनल इंटेलिजेंसी में आता है कि सामने वाला को आप किस प्रकार से समझ रहे हैं, तो उसका भाव क्या है, तो दूसरे के भाव को भी आपको पहचानना है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि इमोशनल इंटेलिजेंसी के टोटल कितने आयाम होते हैं, आयाम, टोटल आयाम की संख्या कितना है, टोटल आयाम कितना है, तो इमोशनल इंटेलिजेंसी का टोटल 5 आयाम है। कितना आयाम है आपका? 5 आयाम। कितना आयाम है आपका? 5 आयाम। यहाँ पर आपको ये तीनों दिया हुआ है। चौथा क्या हो जाएगा कि आपसी संबंधों का प्रबंधन करना, दो व्यक्ति के बीच में जो आपसी संबंध होती है उसमें कौन सा इंटेलिजेंसी काम करता है? इमोशनल इंटेलिजेंसी काम करता है। तो ये सारा टोटल कितने सॉरी, टोटल कितना आयाम है इमोशनल इंटेलिजेंसी का? 5 आयाम है। तो यहाँ पर आपका आंसर बी हो जाएगा, तीनों ही आपका इंटेलिजेंसी और इमोशनल इंटेलिजेंसी का आयाम होता है। टोटल 20 क्वेश्चन है, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 16 तक, और 4 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और सेशन अगर लंबा हो रहा तो थोड़ा स्टे कीजिएगा। सेशन अगर हम लोग बात करेंगे तो सीडीपी का सेशन एटलीस्ट अगर 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें आधा घंटा का समय जाना चाहिए, तब ना आप समझ पाएंगे चीज़ों को। सीडीपी कंप्लीटली एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका साइकोलॉजी बेस्ड सब्जेक्ट है। इसमें साइंस और आर्ट्स दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग को देखने को मिलता है। साइंस एंड आर्ट्स दोनों का कॉम्बिनेशन है इसमें, और साइकोलॉजी भी है इसमें। तो इस प्रकार से हम लोग सीडीपी को अगर हम लोग समझेंगे तो सबसे बेहतर उपाय क्या है सीडीपी को समझने का? डेली लाइफ को ऑब्जर्व करके, आपका आसपास जो बच्चे हैं उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके, तो आप सीडीपी को बेहतर समझ पाएंगे। आपके घर में बच्चे होंगे उसको आपको समझना है। तो बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ये हम लोग पहले ही बात किए कि इंटेलिजेंसी पर जेनेटिक्स का क्या होता है? इफेक्ट होता है। कंप्लीटली 100% नहीं, बट कुछ हद तक इफेक्ट आपका होता है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? तो ये स्टेटमेंट आपका टर्मन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? टर्मन के द्वारा ये स्टेटमेंट आपका दिया गया है। नेक्स्ट है आपका कि तर्कसंगत चिंतन शब्द किससे संबंधित है? तो ये आपका बुद्धि से संबंधित है। किससे? आपका बुद्धि से। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 14 पूछा जा रहा है कि एक बालक की जो शैक्षिक उपलब्धि है, एकेडमिक परफॉर्मेंस है, वो 70 से कम है, तो उस बालक को हम लोग क्या कर सकते हैं? तो अभी हम लोग देखें आईक्यू वाला चार्ट में कि जिस बालक का आईक्यू है 70 से अगर कम है तो वो कौन सा कैटेगरी में आएगा? वो पिछड़ा बालक के कैटेगरी में आएगा। किसके में आएगा? पिछड़ा बालक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 पूछा जा रहा है कि भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भाटिया बैटरी का प्रयोग मोस्ट इंपोर्टेंट किसके उपयोग में किया जाता है? तो भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि के मापन में किया जाता है। किसके मापन में? इंटेलिजेंसी। थोड़ा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो भाटिया द्वारा जो है भारत में इंटेलिजेंसी टेस्ट के लिए एक सिस्टम का निर्माण किया गया। किसके द्वारा निर्माण किया गया? भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया? एग्जाम अगर पूछ लिया जाए तो भाटिया द्वारा। और यही पूरा का पूरा इंटेलिजेंसी टेस्ट किस चीज पर आधारित है? तो शाब्दिक है। इसमें शब्द के साथ टेस्ट किया जाता है कि बच्चा का जो आईक्यू है वो किस लेवल का है, उसका बुद्धि किस लेवल का है। तो इसमें किस चीज का यूज होता है? शब्द का इस्तेमाल होता है, शाब्दिक शब्द के थ्रू। और इसमें टोटल 5 सब टेस्ट होता है। कितना होती है? 5। क्या क्या है वो? कोहज का ब्लैक डिजाइन टेस्ट, सेकंड में है पास अलोंग टेस्ट, थर्ड में है पैटर्न डिजाइन टेस्ट, फोर्थ में है इमीडिएट मेमोरी टेस्ट, और फिफ्थ में है पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट। तो भाटिया द्वारा जो ये बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया, कहाँ पर? भारत में। तो ये भाटिया एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो भाटिया के द्वारा किया गया। और ये किस पर आधारित है? तो शब्द पर आधारित है, शाब्दिक है ये। और इसमें टोटल 5 सब टेस्ट होता है, और पांचों सब टेस्ट का नाम यहाँ पर आपको दिख रहा है, याद कर लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्योंकि आपको बार बार आप देखेंगे इमेज, आप कहीं पर बैठे हुए हैं, अपना फोटो निकाले गैलरी वाला और आप स्लाइड करते चले जाइएगा, तो आपके दिमाग में फिट होते जाएगा कि हाँ ये सर पढ़ाए थे, तो हाँ इस टाइप की चीज़ें हमको क्या करना है, दिमाग में रखना है। तो स्क्रीनशॉट का यूज कीजिएगा, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी का हम लोग किस युग में जी रहे हैं, कैसा युग में जी रहे हैं जहाँ पर एआई बहुत ही जल्द जो है आने वाले टाइम में बहुत ही इवॉल्व हो जाएंगे।
तो आपको भी उसी टाइप से इवॉल्व होना है। मोबाइल में जो भी डायग्राम है उसका फोटो में सेव कर लिए, और फिर बस में जा रहे हैं आप, कहीं पर आपका किसी का इंतजार कर रहे हैं, बहुत टाइम लगेगा, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, फोटो को स्लाइड कर लीजिएगा, पीडीएफ है आपके पास, उस पीडीएफ का पढ़ लीजिएगा तो रिवीजन हो जाएगा। तो ये सब कोशिश जब कीजिएगा, बस में जा रहे हैं आप, कहीं पर बैठे हुए हैं, तो कोई नया चीज पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। यही गलती होता है बहुत कोई के साथ कि वो पीडीएफ खोलेंगे एक नया चैप्टर का, और बाहर बैठा हुआ है, मतलब पढ़ने का मूड में नहीं है, बट पीडीएफ खोल दिए है, और कैसा खोल दिया है, एकदम नया पीडीएफ, एकदम नया चैप्टर, तो पढ़ने का मन ही नहीं करेगा आपको। वैसा चीज में आपको रिवीजन वाला चीजें खोलना है, रिवीजन करना है आपको। जब आप बस में है, किसी का इंतजार कर रहे हैं, टाइम लगेगा किसी को आने में, तो उस टाइम आप रिवीजन वाला मोड में आइए, तो देखिए आपको वहां पर इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तब ना, इंटरेस्ट कब क्रिएट होता है, जब आप उस चीज के प्रति कंसंट्रेटेड होंगे। और पहले ही आप कंसंट्रेटेड नहीं है कि आप बैठे हुए हैं और फिर आप नया चीज खोल देंगे, तो कंसंट्रेशन नहीं बनेगा आपका। कंसंट्रेशन कब बनेगा, जब आप रिवीजन करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ पहले पढ़े थे, तो आपका दिमाग तुरंत तुरंत कंसंट्रेट हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है कि बिने साइमन परीक्षण के द्वारा क्या मापा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कि बिने साइमन परीक्षण के द्वारा हम लोग किस चीज का मापन करते हैं। तो बिने साइमन परीक्षण द्वारा हम लोग विशिष्ट बुद्धि का मापन करते हैं। और बिने साइमन परीक्षण काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक डाटा आप याद रखिएगा, वो डाटा यहाँ पर, कि अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन दो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। और कब किया था, 1905 में किया था, जिसे हम लोग बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से जानते हैं। और इसी बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का संशोधित वर्जन कब आया था, संशोधित वर्जन जो आया था 1911 में आया था। ये भी पूछ लिया था कभी कभी। ये आपका डाटा में मिसमैच लग रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ 1908 में प्रथम बिने साइमन परीक्षण संशोधन कब निर्गत हुआ, 1911 में, और 1905 में निर्माण हुआ। ठीक है, डाटा देख लेंगे हम इसको। तो बिने साइमन परीक्षण द्वारा हम लोग किस चीज का मापन करते हैं, विशिष्ट बुद्धि का हम लोग मापन करते हैं। इस प्रकार से टोटल 20 क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग डिस्कस किए, और आई थिंक सेशन काफी जानदार रहा, काफी चीजें हम लोग बात किए। इसी प्रकार से सेशन को आगे बढ़ाते रहेंगे, और सिलेबस देखते हैं कब तक आ जाता है। सिलेबस का ही इंतजार हो रहा है कि सिलेबस कब तक आएगा, क्योंकि सिलेबस अगर पहले तो बता दिया गया कि हाँ ये सिलेबस है, फिर बाद में दिक्कत हुआ कि सिलेबस चेंज होगा। बट सिलेबस चेंज तो होगा, ये गारंटेड हो गया, कंफर्म है कि सिलेबस आपका चेंज होगा। बट कब तक नया सिलेबस बनकर आएगा, ये एक बहुत ही टेंशन वाली बात है। ऐसा ना हो कि जैक वाले एग्जाम से 15 दिन पहले सिलेबस दे दे कि हाँ ये आपका नया सिलेबस है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी चीज़ें। तो अभी से पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कीजिए, जरूरी नहीं है कि सिलेबस आएगा उसी टाइम से आप स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि बाद में दिक्कत हो जाएगा आपको। नहीं तो एग्जाम नोट एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से बैच नोट्स टेस्ट सीरीज ये सब एक्सेस कर सकते हैं। नोट्स का क्वालिटी हम लोग पहले बात किए कि इस टाइप के नोट्स सबको प्रोवाइड करेंगे हम लोग। और अभी तक आपका, अगर हम लोग सीडीपी की बात करें तो लगभग सारे टॉपिक हम लोग कंप्लीट करा दिए, जो नया सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग, जो अभी आपको सिलेबस दिया गया था उसके अकॉर्डिंग। और जो नया सिलेबस बन के आएगा वहाँ पर भी हम लोग सीडीपी का मैक्सिमम टॉपिक देखने को मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि टॉपिक आपको देखने को वहाँ पर नहीं मिलेगा, टॉपिक देखने को मिलेगा वहाँ से। जो आपका मैथ वाला पार्ट है, कैलकुलस, ये सब का हम इंतजार कर रहे हैं कि सिलेबस में आएगा कि नहीं आएगा। अगर नहीं आता तो फिर हम लोग कैलकुलस वाला भी टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, 1 to 5 वालों का। जो कैलकुलस वाला पार्ट है उसको हम लोग सोचे है कि अब स्टार्ट करा ही देते हैं, क्योंकि बाई चांस अगर उसको फिर से डाल दिया तो फिर दिक्कत है, दिक्कत, क्योंकि कुछ भी हो सकता है झारखंड में। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि अब सीजीएल का एग्जाम हुआ तो कैसे कैसे कांड हुआ। तो ये झारखंड का दुर्भाग्य रहा है शुरुआत से, कि एक बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन झारखंड को कभी नहीं मिला कि जो सभी चीज़ों को संतुलन करके लेके चले। इतना सालों बाद जेटेट का फॉर्म आया तो एक बुद्धि विचार कहता यही कि सिलेबस अच्छा से देना चाहिए था। बाकी स्टेट का आप देखिए, इवन दो सीटेट का सिलेबस को भी कम से कम देख लेते कि सेंट्रल लेवल पर लोग क्या काम कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड क्या काम कर रहे हैं। आप तो जैक बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड जो ऑल ओवर इंडिया को कंट्रोल करते हैं, ऑल ओवर इंडिया में जिनका पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन है, वे लोग क्या कर रहे हैं। केवीएस जैसे स्कूल में सीटेट को वैलिड है, तो वे लोग अगर उस सिलेबस के साथ खुश है। आपका स्कूल का लेवल आप देख लीजिए, हम ये नहीं बोल रहे कि स्टेट लेवल का स्कूल बहुत सारा खराब है, बट मैक्सिमम 90% स्टेट लेवल स्कूल में आप जाके देख लीजिए क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है आज के डेट में। आप जा सकते हैं अपने अगल बगल घर का स्कूल में जाइए आप, और 15 बच्चा उठा लीजिए किसी भी क्लास को, और उसी क्लास का बारे में आपको नहीं पूछना, उससे पहले वाले क्लास को चीजें पूछिए, वो नहीं बता पाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ नहीं पा रहे होंगे ये लाइन कि बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि क्या है। क्लास 7 के बच्चा इस लाइन को पढ़ने में असमर्थ है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, यहाँ का सिस्टम है, यहाँ से जुड़े सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं।
तो और फिर आप सिलेबस देते हैं आईआईटी जेम वाला उठा के, मकसद क्या, चाहते क्या, आप पहले क्लियर कर देते आप। अगर सभी को आईआईटी जेम वाला सिलेबस पढ़ना था तो वो 1 to 5 का टीचर क्यों बनते, वो रिसर्च में जाते। ठीक है, बहुत को ये कह रहे हैं कि हाँ क्वालिटी तो होना ही चाहिए, बट एक बराबर ही होना चाहिए। मानते हैं कि सब कोई डिफरेंशियल कैलकुलस क्लास 11 12 में पढ़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि 8 साल बाद आप फॉर्म निकाले हैं और वो फिर से उसी लेवल में डिफरेंशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रल ये सब सारी चीज़ को कर सके, नहीं कर पाएंगे ना। जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं वो कैसे करेंगे, क्लास 10th में तो वो रहता भी नहीं है। क्लास 10th में आपका कैलकुलस रहता है, नहीं रहता। तो सभी को बराबरी पर ला करके अगर आप फाइट कराएंगे तो वो एक जो है फाइट होता है, और बराबरी का फाइट है ही नहीं। जैसे बहुत सारे एग्जाम हम लोग देख रहे हैं आज के टाइम में झारखंड में, वो बराबरी का फाइट किसी भी एंगल में नहीं है। और फाइट दो ऐसे लेवल के बीच हो रहा है जिसमें एक बहुत लंबा खाई है, बहुत बड़ा गैप है, और उस गैप को कौन भरेगा, उस गैप को भरने का जिम्मेवारी सिस्टम को है, सिस्टम से जुड़े हुए लोगों का है। बट वही लोग उस गैप को क्रिएट करने में लगे हुए हैं। तो इस चीज़ को देखना होगा, नॉट ऑल, मैक्सिमम लोग गैप को क्रिएट करने में लगे हुए हैं, कुछ लोग उनमें ईमानदार है आज भी, और जिसके कारण ये पूरा का पूरा सिस्टम आज भी रन हो रही है। बट कुछ लोगों का ईमानदार होने से सिस्टम 100% तो सही हो नहीं सकता, इवन तो 80% भी नहीं हो सकता। ईमानदार लोगों की संख्या कितना है सिस्टम में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कितना लोग ईमानदार है आज के डेट में, जो लोग सिस्टम से जुड़ गया है। अब किसी भी कारणवश वो सिस्टम से जुड़ गया, हो सकता है जिस टाइम वो सिस्टम से जुड़ रहा था उस टाइम वो ईमानदार था, सिस्टम में जाके वो भ्रष्ट बन गया। यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो बाद में शिक्षक बन के, अपने ही राज्य के शिक्षक बन के स्कूल जाएंगे और डेली वापस आ जाएंगे, 5 पन्ना भी बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।